ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले दो दोस्तों की, हरिया और बिरजू। बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। समय के साथ दोनों बड़े हो गए और दोनों का विवाह भी हो चुका था। हरिया की पत्नी का नाम कविता है और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है। हरिया की पत्नी कविता बहुत समझदार और सहनशील है। बिरजू की पत्नी का नाम काजल है। उनके भी दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हरिया और बिरजू दोनों ही गांव के बड़े व्यापारियों के घर काम करते थे। उनकी मेहनत से जो पैसे आते थे वह दोनों अपनी अपनी पत्नी को दे दिया करते थे। लेकिन कुछ समय से हरिया के पास कोई काम ना होने के कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? हमें घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे जैसे तैसे इस हफ्ते का खर्च तो चल गया, लेकिन अब क्या, अब तो वह भी खत्म हो चुका है। आप कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भाग्यवान, मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन आप और कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे घर की छत कब से टूटी हुई है, उसकी मरम्मत भी तो करवानी है। बिरजू भैया को ही देख लीजिए, वह भी तो रोज काम पर जाते हैं और आप रोज खाली हाथी घर आते हो। आप बिरजू भैया से ही बात करके देखिए, क्या पता वही आपको कहीं काम दिलवा दे। हाँ भाग्यवान, यह विचार मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मुझे एक बार बिरजू से बात करनी ही चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। अगली सुबह हरिया बिरजू के घर जाता है। बिरजू के घर के बाहर पहुंचकर हरिया उसे आवाज लगाता है। घर पर कोई है क्या? बिरजू भाई, घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आओ। जी हरिया भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा बिरजू को बुला दीजिए। वह तो अभी घर पर नहीं है, शायद मुखिया जी के खेतों पर होंगे। अगर आपको जरूरी काम है तो उनसे खेत पर जाकर मिल लीजिए। हरिया खेतों की ओर निकल पड़ता है। अरे बिरजू भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? अगर मुझे भी कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। देखो अरिया, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चलकर बात कर सकते हो। अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वह ज़रूर रख लेंगे। ठीक है बिरजू भाई, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है भाई, कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह हरिया बिरजू के पास पहुंच जाता है। अरे हरिया, आ गए तुम? चलो सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ बिरजू भाई, उनके घर चलते हैं, वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त मुखिया के घर की ओर जंगल के रास्ते से चलते हैं। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते उन्हें काफी समय बीत चुका था। तभी अचानक से आसमान में जोर से बादलों की गर्जना की आवाज गूंजती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने के कारण हरिया और बिरजू जंगल में ही एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। बिरजू भाई, बारिश बहुत जोरों की हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो भाई, कुछ देर यहीं रुककर हमें बारिश के थमने का इंतज़ार करना चाहिए। तभी हरिया की नज़र सामने की झोपड़ी पर जाती है और उससे वह बिरजू को दिखाते हुए कहता है। अरे बिरजू भाई, वो देखो, वहाँ एक झोपड़ी है। चलो वहाँ चलकर किसी से मदद मांगते हैं। जब तक यह बारिश नहीं रुक जाती हम थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं। दोनों झोपड़ी के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और हरिया आवाज लगाता है। घर में कोई है क्या? हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। दोनों दोस्त अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़े बाबा अंदर बैठे हुए थे। बाबा, हमें थोड़ी मदद चाहिए थी। हम दोनों बाजार के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो गई और हम लोग यहीं फंस गए। थोड़ी आश्रय की जरूरत थी जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम कुछ देर के लिए आपकी झोपड़ी में रुक सकते हैं? बारिश रुकते के साथ ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ बैठो। तुम जितनी देर चाहो यहाँ रुक सकते हो। दोनों चुपचाप अंदर आकर बैठ जाते हैं। बूढ़े बाबा चूल्हे पर खाना बना रहे थे। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू बार बार दोनों का ध्यान चूल्हे की ओर ले जा रही थी, लेकिन दोनों यह सोचकर अपना मन मार लेते कि बूढ़े बाबा ने थोड़ा सा ही खाना पकाया होगा। लेकिन बूढ़े बाबा को सब समझ में आ रहा था। आ जाओ बेटा, खाना बन गया है, आकर खाना खा लो। भूख तो दोनों को लगी थी, लेकिन वह लोग अपने मन को टालते हुए कहते हैं। नहीं बाबा,
आपने तो थोड़ा सा ही खाना बनाया होगा, उसे भी हम खा लेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, यहाँ हम तीनों के लिए ही पर्याप्त खाना है। आओ खा लो। बाबा ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा खाना हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। लेकिन बाबा, आप इतने घने जंगल में क्यों रहते हो और खाना भी खुद ही बना रहे हो? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? बेटा एक समय में मेरा भी छोटा सा परिवार था, लेकिन एक बार मेरे गांव में महामारी फैल गई और उसके चपेट मेरा पूरा परिवार आ गया। बस मैं ही बच गया। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, इसलिए मैं अकेला इस जंगल में रहता हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। बाबा आप जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता? क्या बेटा डर किस बात का? बस शुरू शुरू में थोड़ा अकेलापन लगता था, लेकिन अब आदत हो चुकी है। बाबा, अगर आप चाहो तो आप हमारे घर चलकर हमारे साथ रह सकते हैं। मैं मेरे घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता हूँ। मेरे माता पिता बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको इस जंगल में अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। मगर तुमने मेरे बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और हरिया और बिरजू जाने लगते हैं। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। बाबा, अगर अभी भी आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यही खुश हूँ। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। जरा रुको बेटा, तुम दोनों मुझे बहुत नेक इंसान लगते हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा अपने घर के एक कोने से एक घड़ा उठाकर लाते हैं और उस घड़े को हरिया और बिरजू को देते हुए कहते हैं, बेटा इसमें मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है। अब यह मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इस घड़े से जो भी निकले उसे तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेना। लेकिन बाबा इसमें है क्या? बेटा तुम खुद ही इसे खोलकर देख लो कि इसमें क्या है। जब वह घड़े के अंदर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। इतना सारा सोना देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह क्या बाबा, इतने सारे सोने के सिक्के? बेटा अब यह मेरे किसी काम की नहीं है। तुम दोनों मुझे बहुत नेक इंसान लगे, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे पहनावे को देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें इन सिक्कों की बहुत जरूरत है। तुम लोग इन सभी को रख सकते हो, इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों बूढ़े बाबा को धन्यवाद कहकर अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश थे। दोनों के हाथ सोने का खदान जो लग गया था, दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। इन पैसों से मैं अपना एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। उसमें सारे खिड़की दरवाजे शीशे के होंगे और मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूंगा। पैसे ना होने के कारण मैं उनकी एक भी मांग पूरी नहीं कर पाता, लेकिन अब मेरे परिवार गरीबी में नहीं जिएगा। इतने सारे सोने के सिक्के हैं, इस घड़े से तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पूरे गांव में मेरी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। इतने बड़े बंगले में बहुत सारे नौकर चाकर होंगे जो मेरे आसपास घूमेंगे। इतने सारे सोने से तो मैं जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। बिरजू यह सब सोच ही रहा था, तभी हरिया बीच में बोल पड़ता है। बिरजू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। हरिया के मुंह से यह सब बात सुनकर बिरजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन सोचता है, इन सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला मैं इन सिक्कों को इस हरिया के साथ क्यों बांटूं? मुझे तो ये पूरे सिक्के चाहिए। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो ये सारे सिक्के मेरे हो जाएं? घर जाते ही ये हरिया आधे सिक्के ले लेगा। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़े जा रहे थे। वे दोनों एक नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। नदी को देखकर बिरजू के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे हरिया को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। हरिया जैसे ही नदी में गिरता है, वो बिरजू को आवाज लगाता है, बिरजू भाई, मैं नदी में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ बिरजू भाई, मुझे बचाओ। हरिया भाई, तुम गिरे नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का देकर गिराया है ताकि यह दिन मुझे तुम्हारे साथ बांटना ना पड़े। अब यह सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। इतना कहकर बिरजू वहां से चुपचाप चला जाता है और बेचारा हरिया नदी में ही डूब जाता है।
रात के समय जब बिरजू अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि हरिया की पत्नी घर के बाहर खड़े होकर हरिया का इंतजार कर रही थी। जब कविता ने बिरजू को अकेले आते हुए देखा तो उसने पूछा, बिरजू भैया, हरिया जी अभी तक घर नहीं आए, वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? बिरजू ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा। हाँ बहन, हम दोनों साथ ही गए थे। मैंने अपने सेठ जी से भी हरिया की बात करवाई थी। सेठ जी ने उसे कल से काम पर बुलाया था। इसके बाद हरिया वहाँ से चला गया और मैं दिन भर काम कर रहा था। मैं तो अभी अपना काम करके घर लौट रहा हूँ, तो भला मुझे कैसे पता होगा कि हरिया कहाँ है? यह सुनकर हरिया की पत्नी और भी घबरा जाती है। भैया, हरिया जी अभी तक घर नहीं आए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं भैया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और भी काम की तलाश की हो और देर रात हो जाने पर वह वहीं रुक गया हो। मुझे पक्का विश्वास है वह कल सुबह तक वापस आ जाएगा। इतना कहकर बिरजू वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। हरिया की पत्नी बहुत परेशान थी, लेकिन बिरजू ने उसे समझाते हुए कहा था कि वह सुबह तक का इंतजार करे। इसलिए वह किसी तरह से सुबह तक का इंतजार करती है। जैसे तैसे कविता ने चिंता में रात काटी। सुबह हो चुकी थी मगर हरिया अभी तक घर नहीं लौटा था। हरिया की पत्नी को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वह बिरजू के घर जाती है। बिरजू भैया, यह अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं यह अभी तक कहाँ है, यह ठीक तो होंगे ना? बिरजू परेशान होने का दिखावा करता है। चिंता मत करो बहन, मैं अभी जाता हूँ और हरिया को ढूंढ कर लाता हूँ। बिरजू वहाँ से चला जाता है और बाजार में जाकर बैठ जाता है। हरिया अब कभी वापस नहीं आएगा बहन जी, तुम्हें सारी जिंदगी वैसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं बैठा हूँ, बाद में जाकर बोल दूंगा कि मैंने हरिया को बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके बाद में सारे सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लूँगा और इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। अभी तक मैंने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। मैं जाकर सबसे पहले उसे यह बात बताऊँगा। कल रात मैंने चुपचाप जाकर उन सोने के सिक्कों को कमरे में रख दिया था, लेकिन अगर मेरी पत्नी की नज़र उन सिक्कों पर पड़ गई तो वह चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को बता देगी। वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर चलना चाहिए। बिरजू वहीं पर 4-5 घंटे बैठकर आराम करता है और फिर अपने घर चला जाता है। वह बहुत निराश होने का दिखावा करके हरिया के घर पहुंचता है और कविता को आवाज देता है। बहन, घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आना। हरिया की पत्नी बाहर आती है और वह उसे बताता है कि उसने हरिया को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे हरिया कहीं नहीं मिला। बहन, मैंने हरिया को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं हरिया कहाँ है। तभी कविता के पीछे से हरिया सामने आता है और हरिया को देखकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। अरे हरिया, तुम यहाँ कैसे? क्यों भाई, मैं अपने घर नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? लेकिन लगता है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। बिरजू हरिया की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था, क्योंकि वह हरिया को देखकर बहुत परेशान था और उसे डर भी बहुत लग रहा था। और सोचता है, इस हरिया ने तो कविता बहन को सारी बात बता दी होगी। हे भगवान, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। जल्दी से घर जाकर सारे सोने के सिक्के लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और फिर यह बेवकूफ मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हरिया ने अभी तक अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था। हरिया और बिरजू सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बिना कुछ बोले बिरजू दबे पांव चुपचाप वहां से ससक लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह हरिया तो बच गया, लेकिन ये बचा कैसे? इसे तो तैरना भी नहीं आता था। अगर यह बचा है तो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। बिरजू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे घड़े का ख्याल आता है और वह घड़े को देखने दूसरे कमरे में जाता है। जब उसने घड़े के अंदर देखा तो सारे सोने के सिक्के काले पत्थर में बदल गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा सोना कहाँ गया? कहीं उस हरिया ने तो नहीं चुरा लिया? तभी वो बूढ़े बाबा वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर बिरजू कहता है, बाबा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले दुष्ट। तू बहुत बड़ा पापी है जिसने चंद सिक्कों के लिए अपने दोस्त की जान लेनी चाहिए। यही तुम्हारी सजा है। तुमने अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की। अब तुम्हारे पास न तुम्हारा वह दोस्त है और ना ही सोना। अब जिंदगी भर इन पत्थरों से ही खेलते रहना और अमीर बनने के सपने देखना। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में पड़ गया था।
माफ उनको किया जाता है जो गलती करते हैं, लेकिन तुमने तो गुनाह किया है। दुष्ट इंसान, किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। बिरजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बिरजू अपने पास से वह सब कुछ गवा देता है जिसका उसने सपना देखा था। इधर हरिया के मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं, कविता को सारी बात बताऊं या नहीं? जो मेरे साथ हुआ, बिरजू ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लेकिन मैंने कविता को सारी बात बताई तो वह बिरजू को पुलिस के हवाले कर देगी और बिरजू को बाकी की ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो बिरजू के बीवी बच्चों का क्या होगा? बिरजू की गलती की सज़ा उनके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। उनके घर में तो एक बिरजू ही कमाने वाला है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बिरजू ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे अपने परिवार के लिए, उसने सब खत्म कर दिए और सारे सोने के सिक्के भी खुद ही ले गया। हरिया यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह पर बूढ़े बाबा प्रकट हो जाते हैं। बूढ़े बाबा को देखकर हरिया हैरान भी था और खुश भी। बाबा, आप यहाँ कैसे? और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? हरिया बेटा, मुझे हर जगह का पता मालूम है। मैं हर जगह आ सकता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा अपने जादू से एक घड़ा प्रकट करते हैं। बाबा, यह तो वही घड़ा है ना जो आपने मुझे दिया था? हाँ हरिया बेटा, ये वही घड़ा है और अब यह तुम्हारा हुआ। लेकिन बाबा, यह घड़ा तो बिरजू के पास था ना? जैसे ही हरिया ने घड़े के अंदर देखा तो वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। बाबा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और हरिया अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ खुशी से गुजारने लगता है।